वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ NH। आज के वीडियो में हम 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में उसकी आंसर की देखेंगे। बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी कर दी गई है, तो यहाँ पर सभी सवालों के आंसर हम देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी विद्यार्थी RS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको राजस्थान जीके, पॉलिटी और साथ ही साथ करंट के बहुत शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं और किन क्वेश्चंस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। किस पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है? तो ये कपड़े पर चित्रित है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हम देखेंगे। दूसरा सवाल है, मोरबंदिया, पैराउना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों एक ग्रासीय जनजाति में प्रचलित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल हम देखेंगे, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया का त्यौहार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। आका तीज के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, बीकानेर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीया को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, लोक गायकी की चारबेद शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही? तो दोस्तों चारबेद शैली जो है ये टोंक में प्रचलित है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? तो ये हो जाएगी आपकी वीरमदेव सोनगरारी वात। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी? तो बीसलदेव रासो की रचना नरपति नाले के द्वारा की गई है। ठीक है, अगला सवाल है, दादूपंत की मुख्य गद्दी में स्थित है? तो दोस्तों ये नारायणा नैरेना में स्थित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राजस्थान के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है ये हमको देखना है दोस्तों। पहला कथन यहाँ पर दिया हुआ है, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये कथन बिल्कुल सही है। वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। वो 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन दिया हुआ है यहाँ पर, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला सवाल है, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी? तो दोस्तों मंडन के द्वारा राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार 4 किताबों की रचना की गई है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? तो अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद 1 दिसंबर 1998 को संभाला था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई? तो 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद सबसे कम कार्यकाल के लिए जस्टिस सुश्री कांता भटनागर ने संभाला है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा दोस्तों, हीरालाल देवपुरा 16 दिन तक रहे थे। अगला सवाल है, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव हैं? तो ये कौन हो जाएंगे? राजीव स्वरूप हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो इसमें 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? तो 1999, 2000 और 2004 में संशोधन हुआ है दोस्तों। 2002 में कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये हो जाएगा आपका हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, RPSC के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें? डॉक्टर BL रावत, डॉक्टर दीनदयाल, राम सिंह चौहान, डॉक्टर SS टाक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ACBD। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित में से
कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? ये डायल फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है? तो यहाँ पर 12वां स्थान है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नागौर, जैसलमेर, अलवर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों दौसा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर 7 खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये माउंट आबू में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? तो दोस्तों ये शतरंज से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कौन? प्रणय चौड़िया और युक्ति हर्ष। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो ये ऑस्ट्रेलिया का न्यूनतम है। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो वस्तुओं की सर्व उपलब्धता, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों सही युग्म का चयन करना है। प्रशांत कोरल सागर दिया हुआ है जो कि सही है दोस्तों, और आर्कटिक कारा सागर दिया हुआ है, ये यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए और सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो यहाँ पर सतपुड़ा स्थित है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर गलत युग्म चुनना है। नाहर कटिया गैस, झरिया कोयला, आलियाबेट तेल, मोरान हुग्रीजन कोयला दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ पर ये तीनों सही है। ठीक है, अगला सवाल है, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है? तो मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में सहायक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कोकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश है, तो ये पश्चिमी तटीय मैदान के उप प्रदेश है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो ये संघीय बजट 2018-19 में की गई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात शाखा बीमा सेवाएं प्रदान करती है? तो ये निर्यात शाखा गारंटी निगम करती है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना, तो ये कथन बिल्कुल सही है। वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो यहाँ पर उद्यम पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है, तो ये गवर्नर जनरल को दी गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है।
अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो यहाँ पर केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता पूरी करते हों। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनको ही वोट देने का अधिकार दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला सवाल है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? तो दोस्तों निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान तैयार करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? तो दोस्तों संविधान सभा में निर्णय सहमति और रजामंदी के आधार पर लिए गए। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, गोलकनाथ मामला। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया है। अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? तो यहाँ पर 2019 का पूछा गया है 397। ठीक है, अगला सवाल है, CII और FICCI क्या है? तो ये एक दबाव समूह है दोस्तों। अगला सवाल है, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो दोस्तों पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को हुआ है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 29 अप्रैल भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? तो ये KPS मेनन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला सवाल है, इसके बाद दोस्तों हम GK के प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 से हम स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, हनुमानगढ़। यहाँ पर आरोही पूछा गया है। अगर अवरोही पूछा जाता तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पर आरोही पूछा गया है तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश से किनका उद्गम होता है दोस्तों? काली सिंध और पार्वती का उद्गम होता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। बाणगंगा का उद्गम बैराट की पहाड़ी जयपुर से होता है और बेडस नदी का उद्गम उदयपुर से होता है। ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो मूंगफली के उत्पादन में दूसरा स्थान है दोस्तों। अगला सवाल है, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? तो दोस्तों यहाँ पर वागड़ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका माही नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई गई है? तो ये अलवर में पाई गई है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर। अगला सवाल हम देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जो आंसर माना गया है वो ऑप्शन 2 करेक्ट माना गया है, सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा। ठीक है, टायर ट्यूब का जो है दोस्तों ये कांकरोली राजसमंद में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आप डिबेट कर सकते हैं, इस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगला सवाल है, गलत युग्म चुनिए। तो गलत युग्म जो है दोस्तों यहाँ पर सलीम सिंह जी की हवेली जैसलमेर सही है, जसवंतरा जोधपुर सही है, अर्थुना मंदिर डूंगरपुर दिया हुआ है जो कि गलत है। अर्थुना मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? ये बांसवाड़ा में हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है।
अगला सवाल है, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। तो यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, खेरी तथा लोही नस्लें हैं। तो दोस्तों खेरी तथा लोही जो है ये भेड़ और बकरी की नस्ल है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है? तो ये ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है। ठीक है, इसमें लक्ष्मण का वंशज बताया गया है प्रतिहारों को, ये आपको ध्यान रखना है। किसका वंशज बताया गया है? लक्ष्मण का वंशज किस अभिलेख में बताया गया है? तो ग्वालियर अभिलेख में बताया गया है प्रतिहारों को, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, ललित विग्रहराज राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? तो ये विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। अगला सवाल है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था? तो ये नुसरत खां हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? तो ये अब्दुल कादिर बंदायोनी ने पुकारा था। अब्बुल फजल के द्वारा इसे खमनोर का युद्ध कहा गया है। किसका युद्ध कहा गया है दोस्तों? खमनोर का युद्ध कहा गया है। अगला सवाल है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था? तो ये मेजर सावर्स था। ठीक है, कर्नल ईडन जयपुर का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो दोस्तों यहाँ पर बेराट करेक्ट आंसर इसका माना गया है, बट इसका राइट आंसर बालाथल भी है। तो यहाँ पर दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 95, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित है? तो दोस्तों ये आर्य समाज से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल है 1911 एवं 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था? तो गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र बेड़सा हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर 15 मई 1949 होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि परवन नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनका मुख्य मंदिर बेंगटी गांव में स्थित है दोस्तों। अगला सवाल है, 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों बालमुकुंद बिस्सा की 1942 में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन है वो मोस्टली रिपीटेड है। यहाँ पर जो टफ क्वेश्चन आए हैं दोस्तों वो पॉलिटी के पूछे गए हैं। ठीक है, और करंट के पूछे गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।